बच्चों, आज हम लोग 10 कदम सीरीज़ में फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि मैं आपसे फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात करूं। इसलिए आज हम लोग यहाँ 10 कदम सीरीज़ में फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उस क्वेश्चन में कहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्पेशली फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि अगर हमें मालूम होगा कि गलती कहाँ पर किस जगह हो सकती है तो फिर क्वेश्चन हमसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O इज। ऑप्शंस यहाँ आपके सामने दिए हुए हैं, तो सोचते हैं ज़रा हम इसके बारे में। आप भी सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। H2C2O4.2H2O मॉलिक्यूल का मास पूछा गया है, एक मॉलिक्यूल का। तो H2C2O4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 90, और इसमें जब दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए तो 36 और जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल नेट में मॉलिक्यूलर वेट आ गया 126। तो एक बार में देखते ही हमें सीधे इसका आंसर लगता है 126 ग्राम, जबकि ये गलत आंसर होगा। एक्चुअल में एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है AMU। तो ये जो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126 है, ये ग्राम में नहीं होगा, ये 126 AMU होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा 126 AMU। अब 126 AMU अगर इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 126 में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आंसर आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या इस तरह का क्वेश्चन एम्स में आ चुका है और AFMC में आ चुका है। एम्स में पूरा एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था और एक सिंगल मॉलिक्यूल का वेट पूछा गया था, और AFMC में इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर पूछा था वेट ऑफ ए सिंगल सिल्वर एटम। तो अक्सर होता है यहाँ पर लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जैसे पूछा गया वेट ऑफ ए सिंगल सिल्वर एटम, AFMC में पूछा गया था, तो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था 108 ग्राम। लोग देखते ही ध्यान नहीं देते और 108 ग्राम टिक कर देते हैं, वो यूनिट पर ध्यान नहीं देते, जबकि ध्यान रहे यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, आंसर होना चाहिए था 108 AMU। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी किसी एक सिंगल एटम का वेट या सिंगल मॉलिक्यूल का वेट पूछा जाए तो जो उसका एटॉमिक वेट है या जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो AMU में होगा, वो ग्राम में नहीं होगा। उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्योंकि ये पहले एम्स में आ चुका है, इस पर क्वेश्चन AFMC में आ चुका है, तो आपके यहाँ भी नीट में पूछा जा सकता है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोगों से गलती हो सकती है, क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे लोग इसका आंसर 126 ग्राम टिक करेंगे, जो कि गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा 126 AMU, यानी कि 2.09 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो होपफुली आप ध्यान रखेंगे।
देखिए एक बात ध्यान रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में लोग कहते हैं क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं। गलत देखिए सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आप ध्यान नहीं देते हो कि क्वेश्चन में गलती कहाँ पर हो सकती है। अगर आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन में कहाँ गलती होती है तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution will have maximum vapor pressure। 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है इनमें किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो सोच लिया होगा अब तक आप लोगों ने भी इसके बारे में। वेपर प्रेशर नाम आते ही हमारे दिमाग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, हमें ध्यान आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन गलत कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही हमारे दिमाग में आएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I इंटू सी। I होता है वांटा फैक्टर और C होती है कंसंट्रेशन। ठीक, तो जिसका I और C का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। राइट, अब जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जिसका भी IC सबसे ज़्यादा होगा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन ज़रा सोचने वाली बात है, क्या हमसे यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पूछा गया है? नहीं, हमसे यहाँ सिर्फ वेपर प्रेशर पूछा गया है। यानी कि हमसे यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया वेपर प्रेशर के बारे में। तो आप एक बात देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका IC सबसे ज़्यादा होगा उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो जिसका IC सबसे ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, यानी कि जिसका IC सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ आंसर होगा A, 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। क्योंकि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए I की वैल्यू 1 होगी। इन चारों ऑप्शंस में I और C का प्रोडक्ट सबसे कम A ऑप्शन का है और इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, इसलिए इसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे कम होगा और वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि जब 45 क्वेश्चन के बीच में कहीं एक इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कई बार होता है कि आप जल्दबाजी में आपने वेपर प्रेशर देखा और ये ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है और आपने देखा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा गया है, आपने मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला आंसर टिक कर दिया, जिससे कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना चाहिए? यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछा गया है, वेपर प्रेशर पूछा गया है। राइट, तो जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मतलब जिसके लिए IC का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस इसी बात की है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वेपर प्रेशर पूछा गया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछा गया है। बहुत कॉमन गलती है, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लोग इस तरह के क्वेश्चन को, और वो गलती इसलिए होती है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स वगैरह में बहुत बार किए होते हैं आपने,
और उसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा गया होता है तो आप सीधे IC जिसका सबसे ज़्यादा होता है आप उसको टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर पूछा गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो मैक्सिमम वेपर प्रेशर ना पूछकर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता, तब भी आंसर A होता, राइट? तब भी आंसर A होता। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, हमें क्वेश्चन का सही सल्यूशन पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस क्वेश्चन के बारे में ये भी देखना होता है कि आखिर इस क्वेश्चन में गलती होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आप पहले ही देख लीजिए कि गलती होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ ए ग्राफ 1/t वर्सेस ln(k) इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखकर समझ में आ रहा है कि ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। स्लोप पूछा गया है, यहाँ पर हम लोगों को रटा होता है कि ln(k) वर्सेस 1/t, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आंसर रटा होता है कि ln(k) वर्सेस 1/t जो ग्राफ होता है उसका स्लोप होता है -EA/r। ध्यान दीजिए, ln(k) वर्सेस 1/t ग्राफ का स्लोप होता है -EA/r। अब हमें याद होता है तो जल्दबाजी में हम सीधे सीधे टिक करना चाहते हैं -EA/r, अगर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो आप देखिए यहाँ ln(k) वर्सेस 1/t नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 1/t वर्सेस ln(k), 1/t वर्सेस ln(k), यानी कि एक्सिस ग्राफ के पलट दिए गए हैं, और जब ग्राफ के एक्सिस पलट दिए जाते हैं तो स्लोप भी पलट जाता है, यानी कि स्लोप -EA/r नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर होगा -R/EA, -R/EA। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ग्राफ का स्लोप अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफ आपने याद किया है क्या एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं किया गया कि उसके एक्सिस को पलट दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है और एक्सिस को जैसे पलट दिया जाए तो बिलीव मी, ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर टिक कर देंगे -EA/r, जबकि इसको करना चाहिए -R/EA। तो इस क्वेश्चन से आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ग्राफ वगैरह पर क्वेश्चन आ रहे हैं, स्लोप पूछा जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो पूछा गया है उसको आप देख लीजिएगा कि वो स्लोप आपसे जो पूछा गया है तो ग्राफ की एक्सिस कहीं पलट तो नहीं दिए गए हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में पलटे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। नीट यानी कि जब ये एग्ज़ाम AIPMT के नाम से होता था तब ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 was dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If Na2CO3 dissociates completely, then molar concentration of Na plus and carbonate ions are respectively. तो इस क्वेश्चन को देख लें ज़रा हम लोग पहले। सोडियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे Na+ और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी पूछी जा रही है। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी निकाल लें तो हम Na+ और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी बता सकते हैं।
तो जैसे मोलैरिटी होती क्या है, जैसा कि सोल्यूशन में दिया गया है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के मोल तो नहीं दिए, लेकिन वेट दिया हुआ है 25.3 ग्राम। तो हम सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 और वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.95 मोल्स पर लीटर। अब एक सोडियम कार्बोनेट में 2 Na+ आयन होते हैं और एक कार्बोनेट आयन होता है, यानी कि अगर सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी m होगी तो Na+ की 2m होगी और कार्बोनेट आयन की m होगी। मतलब यहाँ पर कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी 0.95 मोलर होगी और Na+ की मोलैरिटी उसकी जस्ट डबल मतलब 1.9 मोलर होगी। तो ये तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात हो गई, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात हो गई। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, जिस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, तो इसको हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं। तो ट्रिक से कैसे कर सकते हैं ज़रा ये देखते हैं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस क्वेश्चन में, नीट के पेपर में हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हो सकता है कि अगर आप सॉल्व करें तो एक लेंदी सॉल्यूशन के बाद आंसर निकले, और हो सकता है अगर आप उसको ट्रिक से करें तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाए बिना पेन चलाए हुए। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए 2 लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा सॉल्व करके कर रहा है और दूसरा कोई ट्रिक से कर ले रहा है, तो उसका टाइम बच गया। और आप समझ सकते हैं नीट जैसे एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि क्वेश्चन हमने पढ़ा ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, Na+ और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी की बात की जा रही है। अब आप एक बात समझिए, एक सोडियम कार्बोनेट में दिख रहा है हमको Na2CO3, यानी कि 2 Na+ हैं और एक कार्बोनेट आयन है। तो ये बात तो समझ में आ रही है, सोडियम आयन कार्बोनेट आयन के जस्ट डबल हैं। अब क्योंकि सोडियम आयन कार्बोनेट आयन के जस्ट डबल हैं, तो मोलैरिटी भी सोडियम आयन की कार्बोनेट आयन से डबल होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में Na+ और कार्बोनेट दोनों की मोलैरिटी 0.95 दी है, यानी कि बराबर दी है, जो कि नहीं हो सकती। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन, दोनों की मोलैरिटी फिर से बराबर दी हुई है, जो कि नहीं हो सकती। डी ऑप्शन पर चलते हैं, पहले डी पर चलते हैं बाद में सी पर आएंगे। डी में Na+ की मोलैरिटी 0.95 दी है और कार्बोनेट की 1.9, यानी कि Na+ की मोलैरिटी कम दी हुई है, जो कि नहीं हो सकता। Na+ की मोलैरिटी कार्बोनेट से ज़्यादा होगी, ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, क्योंकि एक सोडियम कार्बोनेट में 2 Na+ और एक कार्बोनेट आयन है, तो Na+ की मोलैरिटी कार्बोनेट की डबल होगी। तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज सी। सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें Na+ की मोलैरिटी 1.9 दी हुई है और कार्बोनेट की 0.95, यानी कि इस क्वेश्चन को हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे, पेन चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे देख सकते थे। और जैसा कि आपको अभी मैंने पहले बोला, फिर से कह रहा हूँ, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप पेन चलाने की हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत ही ना हो, सिंपल ऑब्जर्वेशन से, ट्रिक से आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लें। हो सकता है उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने में आपको टाइम लगे, लेंदी कैलकुलेशन हो, और ट्रिक से करें तो ट्रिक से करने पर वो क्वेश्चन तुरंत आंसर निकल आए, जैसा कि इस क्वेश्चन में निकल कर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले में। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन वाटर इज 1.4 into 10 to the power -5 मोल्स पर लीटर। AgI की सॉल्युबिलिटी दी हुई है वाटर में। इफ वी ऐड 0.01 मोलर KI
to this solution, then solubility will be। तो ये कहा जा रहा है कि AgI की सॉलिबिलिटी वाटर में दी हुई है। अगर यहीं पर 0.01 मोलर पोटेशियम आयोडाइड KI इस सॉल्यूशन में मिला दिया जाए तब सॉलिबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। AgI की सॉलिबिलिटी दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻⁻5। अब AgI जो है ये AB टाइप कंपाउंड है, तो इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP इक्वल टू S स्क्वायर, मतलब सॉलिबिलिटी का स्क्वायर कर दिया जाए। सॉलिबिलिटी हमें दी हुई है तो उसका स्क्वायर करने पर KSP निकल कर आता है 1.96 इंटू 10⁻⁻10। और अब यहाँ पर KI डाल दिया गया तो KI डालने से वहाँ पर I माइनस कॉमन हो गया, कॉमन आयन की तरह प्रेजेंट हो गया। तो I माइनस कितना डाला जा रहा है 0.01 मोलर। तो अब कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण सॉलिबिलिटी पहले जितनी नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी। तो नई सॉलिबिलिटी निकालने का तरीका होता है KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो इस तरह के कंपाउंड में हम ऐसे निकाल सकते हैं नई सॉलिबिलिटी KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन एडेड। तो यहाँ पर जैसे S डैश की वैल्यू आ रही है 1.96 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। तो आप देख रहे हैं सॉल्व करने पर सॉलिबिलिटी आ रही है 1.96 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही है। इनफैक्ट जब ये AIPMT के नाम से होता था तब ये क्वेश्चन आया था। अब हमने सॉल्व तो कर लिया इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ ट्रिक के बारे में देखें, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था वैसा ही अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो एक बात बताइए, पोटेशियम आयोडाइड से क्या मिल रहा है I माइनस AgI के साथ क्या काम कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। और जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, मतलब सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, सॉलिबिलिटी पहले से कम हो जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो ABC, A जो ऑप्शन है वो पहले वाली जो गिवन सॉलिबिलिटी है उससे ज़्यादा है, B भी 1.4 इंटू 10⁻⁻5 से ज़्यादा है, C जो पहले सॉलिबिलिटी दी हुई है उसके बराबर है, D जो पहले गिवन सॉलिबिलिटी है उससे कम है। यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो गिवन सॉलिबिलिटी से कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पर सीधे देखते कि कॉमन आयन के कारण सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो गिवन सॉलिबिलिटी की वैल्यू से कम हो। तो यहाँ पर ऐसा ही है, सिर्फ D ऑप्शन ऐसा है जो कि 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर से कम है। तो सीधे हमें इसको ही टिक कर देना चाहिए। इससे हमारा टाइम बचेगा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी सॉलिबिलिटी की एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि गिवन सॉलिबिलिटी से कम दिया हुआ है तो आप सीधे आप उसको टिक कर दीजिए, वही आंसर होगा। सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप समझ सकते हैं एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देता क्यों है। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देता भी इसीलिए है क्योंकि वो भी ये टेस्ट करना चाहता है कि किसने इसको सॉल्व किया है और किसने सिंपल ऑब्जर्वेशन से आंसर टिक कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं नीट जैसे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एग्जामिनर भी देखना चाहता है कि लोग जो क्वेश्चंस ट्रिक से हो सकते हैं उसको ट्रिकी वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ये क्वेश्चन BHU में भी आया हुआ है और एम्स में भी आया हुआ है और AMU में भी आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है लोगों से। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर गलती की बात भी करेंगे। क्वेश्चन है, इफ सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.435 ग्राम पर लीटर, देन वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अंडर सिमिलर कंडीशंस विल बी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गलती की कि यहाँ पर गलती क्या होगी। अब AgCl क्या है, AB टाइप कंपाउंड है, तो इसका KSP क्या होगा, S² होगा। तो ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम के प्रेशर में, जब एग्ज़ाम में जल्दी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे KSP = S² अप्लाई करते हैं और S की जगह पर रखते हैं 1.435, और जब S की जगह पर 1.435 रखेंगे, S का स्क्वायर करेंगे, तो KSP की वैल्यू आ जाएगी 2.05, यानी कि आंसर भी मैच कर गया, जो कि गलत होगा। गलती क्या है, ज़रा यहाँ पर ये बात समझिए। गलती यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी गई है, जबकि जब हम KSP निकालते हैं तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी को मोल्स पर लीटर में रखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सॉलिबिलिटी दी हुई है उसको पहले हमें मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा। मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से, यानी कि 143.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब सॉलिबिलिटी आ जाएगी 10⁻² मोल्स पर लीटर, और फिर KSP आ जाएगा S², यानी कि 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये गलती बहुत होती है लोगों से। पहले मैंने टेस्ट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस देकर देखे हैं, बहुत गलत करते हैं लोग। और स्पेशली एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं सॉरी, तो वहाँ पर इस तरह की गलती हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बहुत टफ हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटी सी बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। उन्हीं बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो से आप उन्हीं चीज़ों को सीखिए, रिवाइज करिए कि क्वेश्चन को ट्रिकी वे में कैसे जल्दी कर लें, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिबिलिटी कभी भी अगर ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको आप मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, IIT में आया हुआ है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ भी आ सकता है। देखने में एकदम सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द अबव फ्लो चार्ट एंथैल्पी चेंज फॉर वेरियस स्टेप्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H प्रेजेंट इन द अबव फ्लो चार्ट इज। यहाँ पर देखिए प्रोसेस है A से B। A से B जाने का एक डायरेक्ट रास्ता भी है, और एक A से B जाने का रास्ता ये है कि पहले A से X पर जाओ, X से Y पर जाओ और फिर Y से B पर जाओ, यानी कि कई सारे स्टेप्स में B तक पहुंच रहे हैं, A से B तक पहुंच रहे हैं। एक है डायरेक्ट रास्ता जिसमें एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, और दूसरा है कई सारे स्टेप से होते हुए हम A से B तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें याद आना चाहिए हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहता है कि किसी प्रोसेस को अगर आप एक स्टेप में करिए या कई सारे स्टेप में करिए, दोनों ही केस में नेट एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A से B डायरेक्ट जाने में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी वो हम A से X, X से Y, Y से B जब पहुंचेंगे तब भी उतना ही एंथैल्पी चेंज आएगा। तो डेल्टा H की वैल्यू कैसे निकाली जाए? डेल्टा H की वैल्यू निकालने के लिए हम A से X, X से Y और Y से B वाली जो एंथैल्पी दी हुई अगर इनको जोड़ दें तो डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कर रहे हैं तो हम जल्दी से अगर इसको जोड़ें तो 50 + 30 + 20 मिलकर आ जाता है 100।
और यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती कहाँ होगी? यहाँ पर देखिए करना क्या होगा हमें। 50 + 30 तो करेंगे, लेकिन बाद में +20 नहीं होगा बल्कि -20 होगा, जिससे कि आंसर आएगा 60 किलो जूल। 50 + 30 - 20 यानी कि 60 किलो जूल। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर -20 क्यों होगा। -20 इसलिए होगा, समझिए आप। हमें इंथैल्पी रखनी किसकी? A से X की, हमने रख दी 50। X से Y की, हमने उसको जोड़ दिया 30। फिर हमें रखनी Y से B की। आप एरो पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर जो इंथैल्पी दी हुई है वो एरो Y की तरफ है, यानी कि हमें इंथैल्पी B से Y की दी हुई है 20 किलो जूल। तो Y से B की कितनी होगी? -20 किलो जूल। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी गलती होती है, यानी कि ज़रा सा ध्यान हटा और क्वेश्चन गलत। आंसर देखिए मैच भी कर जा रहा है। और जो ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, मतलब जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, या किसी में एग्जामिनर चाहता है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया कि वो आपसे गलती कराना चाहता है, तो जो गलती वो आपसे कराना चाहता होगा उस गलती से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर मैच कर जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के बाद, मतलब गलत करने के बाद भी खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं मिलती, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एरोस का डायरेक्शन ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए रखा है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा कि एरो का डायरेक्शन आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए, जैसे इसे A से X की तरफ, X से Y की तरफ, फिर Y से B की तरफ होना चाहिए था। ये B से Y की तरफ है, उल्टा है, इसलिए हम 20 की जगह -20 लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 8 BHU में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E होल्ड्स गुड। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E कहाँ होगा? तो ज़रा याद करते हैं डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन को। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT होता है, जहाँ डेल्टा N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gases product minus number of moles of gases reactant. I repeat, delta N होता है number of moles of gases product minus number of moles of gases reactant. यानी कि डेल्टा N की वैल्यू अगर 0 होगी तो डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे। तो देखा जाए पहला ऑप्शन हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ डेल्टा N की वैल्यू 0 नहीं होगी, -2 आएगी। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ भी देखते ही समझ में आ रहा है कि डेल्टा N की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी, 1 आएगी। तीसरा ऑप्शन अगर हम जल्दबाजी में देखें, जल्दी तो देखते ही हमें लगेगा कि डेल्टा N की वैल्यू 0 आ गई और हम C ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर हम जल्दबाजी में ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। जनरली हम H2I2 और HI की जो रिएक्शन पढ़ते हैं वहाँ पर डेल्टा N 0 आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर I2 भी गैसेस स्टेट में दिया होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में I2 की फिजिकल स्टेट सॉलिड दी हुई है। अगर I2 की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो डेल्टा N जब आप निकालेंगे तो डेल्टा N की वैल्यू 0 नहीं आएगी बल्कि 1 आएगी। और अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो C ऑप्शन के लिए भी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा D, यानी कि नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है, खास बात यही है कि जैसे हम एक फ्लो में देखते हैं तो जैसे एक हैबिट पड़ी होती है कि H2 + Cl2 से ट्वाइस ऑफ HCl, याद देख कर लगता है डेल्टा N 0 होगा। H2 + Br2 से ट्वाइस ऑफ HBr बन रहा है, देखते ही लगता है डेल्टा N 0 होगा। H2 + I2 से ट्वाइस ऑफ HI बन रहा है, इसको भी देखते ही लगता है कि डेल्टा N 0 होगा। अगर यहाँ पर I2 गैसेस स्टेट में होता तो डेल्टा N 0 होता और इसके लिए डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E होता। लेकिन यहाँ पर I2 एग्जामिनर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था, उसने I2 को सॉलिड स्टेट में दे दिया था,
BHU का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। I2 को सॉलिड स्टेट में दे दिया और I2 को सॉलिड स्टेट में देने के कारण यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो खैर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, इसको सुनते चलिए। आप पहले मैं आपको बता दूँ इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ आए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन IIT, एम्स, AMU, BHU, नीट सभी जगह आ चुका है। आपके यहाँ नीट में 3 बार आ चुका है। मतलब कई बार क्वेश्चन ये नीट में भी 2-3 बार इस पर आया है। तो चलिए, अभी क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, सभी एग्जाम्स में आया है। तो है क्या? एट टेम्परेचर T, कंपाउंड XY2 डिसोशिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दी हुई है। हियर वैल्यू ऑफ Kp इज गिवन एज, Kp दिया है P alpha cube upon 2, where alpha is degree of dissociation and P is total equilibrium pressure। फुल स्टॉप। यहाँ Kp की वैल्यू दी है रिएक्शन के लिए P alpha cube by 2, जहाँ P है टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम इन सच ए मैनर सो दैट वैल्यू ऑफ अल्फा बिकम्स डबल, अगर हम वॉल्यूम को कुछ इस तरह से बढ़ा दें कि अल्फा डबल हो जाए, देन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट टेम्परेचर T विल बी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Kp दिया हुआ है P अल्फा क्यूब अपॉन 2, कहा जा रहा है वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है जिससे कि अल्फा डबल हो रहा है। तो अल्फा अगर डबल हो जाएगा तो Kp की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम वहाँ अल्फा की जगह 2 अल्फा कर दें तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? आंसर तुरंत वहाँ पर अल्फा की जगह 2 अल्फा करोगे तो ऊपर 2 का क्यूब एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 8p अल्फा क्यूब बाई 2, यानी कि 4p अल्फा क्यूब आंसर आ जाना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए 4p अल्फा क्यूब, जो कि गलत होगा। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर होगा p अल्फा क्यूब बाई 2। सेकेंड ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा p अल्फा क्यूब बाई 2। मतलब Kp में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है Kp या Kc सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, वो और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। अब Kp और Kc सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो Kp भी नहीं बदलेगा। Kp की जो वैल्यू दी हुई थी वही वैल्यू रहेगी। अब जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन IIT में, AMU, BHU, नीट सभी जगह आया हुआ है, नीट में भी 2-3 बार आया है। तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्रेशन दिया है Kp इक्वल्स टू P अल्फा क्यूब बाई 2, इसी तरह के अलग अलग एक्सप्रेशन दिए गए एग्जाम्स में। कहीं पर Kp दिया गया, कहीं Kc दिया गया, और ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन दिए गए, और कहीं वॉल्यूम बदल दिया गया, कहीं अल्फा बदल दिया गया, और पूछा गया कि बताओ Kc या Kp पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो इतनी सारी लैंग्वेज इस क्वेश्चन में दी हुई है, वो एग्जामिनर का देने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप पूरी तरीके से उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएं, और वो आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है आप उसी डायरेक्शन में मूव करें। जैसे एक्सप्रेशन दिया, फिर बताया वॉल्यूम बढ़ाया, फिर बताया अल्फ़ा को डबल कर दिया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद लगता है भाई अल्फ़ा डबल क्या है, यहाँ पर 2 रख दो, ऊपर अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा कर दो, आंसर आ जाएगा। यही एग्जामिनर चाहता है, जो कि गलत होगा। यहाँ सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि Kp और Kc सिर्फ टेम्परेचर के साथ बदलते हैं और अल्फ़ा वगैरह के साथ ये नहीं बदलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आए, यही एक्सप्रेशन आए। हो सकता है एक्सप्रेशन कुछ और हो सकता है अल्फ़ा की जगह वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो या घट रहा हो। लेकिन आप ध्यान रखिए, वॉल्यूम हो, अल्फ़ा हो, कुछ भी बढ़े या घटे, Kc या Kp सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चलिए खैर, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी तक बात नहीं हुई थी किसी भी क्वेश्चन में,
तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन वेट इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड विल बी। ये क्वेश्चन आया था BHU में। पहले तो चलिए इस क्वेश्चन के अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच की अगर बात करें तो 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी हमें दी हुई है और कॉपर के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या चाहिए? कॉपर का वेट निकालना है तो हमें अप्लाई करना चाहिए सीधे W/E इक्वल्स टू Q अपॉन F, राइट। W/E इक्वल्स टू Q/F। जब आप अप्लाई करेंगे W/E इक्वल्स टू Q/F, Q की जगह आप 2F रखेंगे, मतलब 2 फैराडे। F से F कैंसिल हो जाएगा। W मतलब वेट ऑफ कॉपर, E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर +2, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होगा 63.5/2। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट रखेंगे 63.5/2। तो जब W/E इक्वल्स टू Q/F से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉपर का वेट निकल कर आएगा 63.5 ग्राम। तो जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह रहा हूँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब आपको लगेगा भाई ऐसी क्या खास बात है, ये तो एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है कि W/E इक्वल्स टू Q/F अप्लाई किया जा रहा है, तो आखिर इसमें बहुत अच्छा क्या है? बहुत अच्छा ये है कि सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 63.5 ग्राम, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि 0। अब आपको लगेगा कि आखिर 0 क्यों होगा, तो फिर से वही बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहा गया है देन वेट इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड। एक बात बताइए, कॉपर यहाँ Cu2+ के फॉर्म में है। Cu2+ से Cu जो बनेगा वो क्यों बनेगा? रिडक्शन के कारण। और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। यानी कि जो भी कॉपर डिपॉजिट होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एनोड पर कोई कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा। एनोड पर कॉपर का अमाउंट होगा 0। तो ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा गया होगा? सिर्फ इसलिए कि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ये 10 कदम सीरीज़ में फिजिकल केमिस्ट्री की ये 10 क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा ये जो 10 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत टफ क्वेश्चन हो। सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे और देखते ही करने वाले थे कि देखते ही आप उसको सॉल्व कर लें या उसका आंसर टिक कर दें। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे, नीट में हर साल केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजी लगते हैं देखने में और जल्दबाजी में उसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और वो एग्जामिनर उसको फ्रेम ऐसा करता है कि क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो ये मैंने 10 कदम सीरीज़ में सिर्फ इसलिए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए कि आप लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप ये गलतियां पता चले पहले तो कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ गलत करा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप आए एग्ज़ाम में, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। या जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेंदी कैलकुलेशन है उनका, वो आप ट्रिक से ही सॉल्व कर लें। अब जैसे सेशन का एंड है, इस टाइम तक फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, वो मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, वो तो आपको अच्छी तरीके से आती ही है, आप पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा सब कुछ तैयार है। तो इस टाइम मेरा जो एम है वो ये है कि आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा एक चीज़ पर और ध्यान रखें कि आती हुई चीज़ें एग्ज़ाम में गलत ना हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको जितना आता है, अगर सिर्फ आप वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जाकर सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस ध्यान रहे कि आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पर जो मैंने बताई ट्रिक्स या जो गलतियाँ आपको बताई कि कहाँ एग्जामिनर गलती कराता है, उन चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा
बल्कि नोट कर ही लीजिएगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे और क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। तो आज 10 का दम सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री के ये 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।